बोल लो हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन पढ़ने वाले हैं इसमें। पहले हमने पीएनएस कवर कर लिया, सीएनएस कवर कर लिया, अब हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन। इसको जानने से पहले हम ब्रेन देख लेते हैं। ब्रेन हमें पता है कि पूरा एक है, ह्यूमन ब्रेन पूरा एक कंटेन करके रखता है, बट एनाटॉमिकली जो है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है। एक मीडियन लाइन जाती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल फीचर कहते हैं, वो जाती है, और वो लाइन जो है, वो फीचर जो है, वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। ठीक है, प्रॉपर नहीं करती है, हाफ करती है, और उसी को हम हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर या फिर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों जो हेमिस्फीयर जो है वो दिखते तो सेम है, बट फंक्शंस जो है वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि हमारे जो ब्रेन है वो दो हेमिस्फीयर कंटेन करके रखते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट। दोनों के जो फंक्शन है वो अलग अलग है। अब हम हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन समझ लेते हैं होता क्या है। हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन समझने से पहले ये जान लो कि एक जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है और जो राइट हेमिस्फेयर है, दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑपोजिट है। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है आपका, वो आपका राइट वाले बॉडी पार्ट को से कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करके रखेगा, और जो राइट हेमिस्फेयर है वो आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट का जितना भी है पोर्शन, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो दोनों जो है आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन के थ्रू वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रालेटरल हो गया। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, कहाँ गया, नेक्स्ट वाले पेज में दिया हुआ है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल। तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है और राइट हेमिस्फेयर है वो कॉन्ट्रालेटरल वर्क करता है, कॉन्ट्रालेटरल कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये देखो कि लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो कुछ कुछ कॉग्निटिव फंक्शन से या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में डोमिनेंसी शो करता है rather than the राइट हेमिस्फेयर। ऐसे सिमिलरली राइट हेमिस्फेयर जो है वो कुछ कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस के साथ वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है rather than the लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है एक पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू, ठीक है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन या फिर हेमिस्फेरिक लेटरलाइजेशन। तो सिंपल है कि एक एक कुछ कुछ पार्ट जो है हमारे हेमिस्फीयर में वो कुछ कुछ फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी फंक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उस हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। इतना समझ आया हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन क्या होता है? हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन उसे कहते हैं कि हमारा लेफ्ट वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है या फिर राइट वाला हेमिस्फीयर है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ज्यादा डोमिनेंस हो जाता है। लाइक हमारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हमारा क्या क्या आता है, राइटिंग आता है, रीडिंग आता है, ठीक है, अरिथमेटिक आता है, ये जितना भी है, हम हैंड राइटिंग वगैरह करते हैं, ये जितना भी है ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है कंट्रोल करके रखता है, राइट में नहीं मिलेगा। राइट में इसकी जगह आपको क्या मिलेगा, इसकी जगह आपके जितने भी लैंग्वेज के इमोशनल कंटेंट्स है वो आप जो है राइट हेमिस्फीयर में उसको मिलेगा। बट जो मेजर जो डोमिनेंसी है लिखने की, राइटिंग की, सॉल्विंग की, स्पीच की, ये जितने भी है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर से पता चला ना कि पर्टिकुलर फंक्शन में ज्यादा डोमिनेंसी दिखा दिया राइट फंक्शन हेमिस्फीयर से ज्यादा। ऐसे ही राइट हेमिस्फीयर में भी कुछ पार्ट्स है, जैसे इमोशनल वाला, सिर्फ इमोशनल वाला जो है आपका राइट में ही मिलेगा। म्यूजिक वाला जो पार्ट हो गया आपका, तो आप ट्यून सुनते हो, ठीक है, ये जितने भी है म्यूजिक वाला पार्ट जो है वो भी आपको राइट हेमिस्फीयर में ही मिलेगा, लेफ्ट वाले में नहीं मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो ब्रेन है उसमें हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ही जो है स्पेशलाइजेशन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन। क्लियर है सबको? हाँ जी। ओके। अब बुक में जो है वो छोटा सा दे रखा था ऊपर, एकदम इंट्रोडक्शन से ही ऊपर, कि बहुत सारे पॉपुलेशन में मेजोरिटी में हम लोग क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, राइट ही होते हैं, ठीक है, राइट से ही हम जो है सारा काम करते हैं। तो जो राइट हैंडेड होते हैं उसको हम डेक्स्ट्रल्स बोलते हैं, और मोर लेस देन 30%, 30% ही बोल लो, वो सेनेस्ट्रल्स होते हैं। सेनेस्ट्रल्स उसे कहते हैं जो लेफ्ट हैंडेड हो गए। और एकदम 10% या लेस देन 10% जो है वो दोनों। देखा होगा कुछ टीचर्स जो होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो व्हाइट बोर्ड में लिखवा रहे होते हैं दोनों हाथ से जो है,
फॉर्मूला जो है सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो कौन हो गए? वो एम्बीडेक्स्ट्रल हो गए, ठीक है। राइट हैंडेड वाला मैंने बोला कि सॉरी कॉन्ट्रालेटरल जो है होता है हमारी बॉडी में फंक्शन। तो ये जो राइट हैंडेड है, तो ये वाला राइट हैंडेड वाला पार्ट जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करके रख रहा है, ऐसे ही लेफ्ट हैंडेड वाला हमारा राइट वाला जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है। दोनों है तो इसका मतलब समझ लो आपके दोनों जो है हेमिस्फीयर जो है वो दोनों ही साथ वर्क कर रहे हैं। वरना तो किसी किसी का क्या होता है कि हेमिस्फीयर जो हमारा जो है लेफ्ट या राइट, उसमें से एक ज्यादा वर्क करता है और एक नहीं करता है। जिनका दोनों ही साथ में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो वो मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल लो, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन कहलाते हैं। फिर यहाँ देखो, those hemisphere have a contralateral connection, these hemisphere have the contralateral connections with the rest of the body. ये मैंने बता दिया, that is the left hemisphere of the cerebral cortex is connected to the right side of the body, while the right hemisphere of the cerebral cortex is connected to the left side of the body. तो ऑल ओवर चैप्टर में हम हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर कैसे कनेक्टेड है हमारे बॉडी से, दूसरा हेमिस्फीयर कैसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो कॉन्ट्रालेटरल है ही, साथ ही साथ एक और जो ऑपोजिट वर्ड होता है हमारा कॉन्ट्रालेटरल, वो होता है एपिसाइलेटरल, वो भी कनेक्टेड होता है। एपिसाइलेटरल का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी तो है, ऑपोजिट कनेक्शन है, बट एपिसाइलेटरल में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है, वो हमारा लेफ्ट वाले बॉडी को ही कंट्रोल कर रहा है। पाया जाता है मोस्टली किसमें पाया जाता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है। आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में राइट्स के साथ साथ क्या करता है, वो लेफ्ट को भी कंट्रोल करता है थोड़ा। तो ये जो है एपिसाइलेटरल हो गया। अब यहाँ देखो, ये जो हेमिस्फीयर है वो प्रॉपर नहीं हो रहे होते, दो प्रॉपर हेमिस्फीयर में डिवाइड नहीं हो रहे होते। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए नीचे बेस होता है, मेन बेस, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो है वो वन हेमिस्फीयर टू अनदर हेमिस्फीयर, चाहे आप लेफ्ट टू राइट बोल लो, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से बोल लो, उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। कमीशर होता है, कमीशर वही बोलते हैं कि कनेक्शन कराना एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर। कनेक्शन कराने के साथ साथ वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर कराता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम क्या हो गया? कॉर्पस कैलोसम इज द कमीशर, इज द बेसिक प्रिंसिपल कमीशर, ठीक है, जो आपका क्या होता है, वो कनेक्ट करवाता है एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर। बहुत मेजर पार्ट है कॉर्पस कैलोसम का, फंक्शन अच्छा है, मेजर होता है, बट इसके अलावा और भी कमीशर्स पाए जाते हैं, मतलब चैनल्स, एंटीरियर कमीशर, हिप्पोकैम्पल कमीशर, मास कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर एंड ऑप्टिक चाइज्म। ऑप्टिक चाइज्म मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ऑप्टिक नर्व में, कि हमारा जो सिग्नल्स है, ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर जो करता है सिग्नल्स, वो पहले रेटिना में करता है, फिर ऑप्टिक नर्व में जाता है, फिर बंडल में जाता है, ठीक है, बंडल बल्ब में जाता है, फिर लास्ट में आपका ऑप्टिक चाइज्म में जाता है। तो यही वो ऑप्टिक चाइज्म है जो आपके ब्रेन में सिचुएटेड है। क्या है ये? यहाँ पे पता चल गया, ये एक चैनल है जो आपके दोनों ब्रेन को कनेक्ट करके रख रहा है। अब देख लो यहाँ पे, कॉर्पस कैलोसम और ऑप्टिक चाइज्म, ये बाद में था, मैंने पहले लिखवा दिया क्योंकि दो चैनल्स पढ़ा रही हूँ तो उसी के साथ लिखवा दिया। कॉर्पस कैलोसम और ऑप्टिक चाइज्म ये दो ही अकेले रूट्स हैं जो विजुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। अब एक आया साइंटिस्ट बोल लो, एक डॉक्टर है, एक्चुअली अननोन डॉक्टर है, इसने क्या किया, इसने देखा कि 40 ब्रेन पेशेंट्स में इसने देखा कि ये जो है बोल नहीं पा रहे, इनको स्पीच प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बोलने में दिक्कत हो रही है। इसने ये तो रियलाइज किया कि बोलने में दिक्कत हो रही है। जब उसने चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो देखा कि राइट हेमिस्फीयर में तो कोई मतलब लेजन भी नहीं बना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो बस इसने ये बताया कि राइट हेमिस्फीयर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब राइट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम नहीं हुई तो किस में प्रॉब्लम हुई? लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसको थोड़ा इंटरेस्ट जागा इसके उसमें कि क्या है, बट हर फॉर और ठीक है। सबको दिख रहा है ना? हाँ जी। मार्क डैक्स जो थे वो 1836 में उन्होंने बोला, उन्होंने देखा 40 ब्रेन डैमेज पेशेंट्स में कि इनका जो ब्रेन डैमेज है वो पहले पता लगाने से पहले इसने देखा कि कुछ आ रहा है,
एक्सटीरियर फॉर्म में क्या आ रहा है कि वो बोलने में दिक्कत दे रहे, ठीक है, बोल नहीं पा रहे। तो फिर उसको ऑब्जर्व किया उन्होंने, देखा कि इन जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ लेफ्ट में है, राइट में तो है ही नहीं, राइट हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको थोड़ा इंटरेस्ट जागा, ठीक है, कि ये है क्या चीज। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, unaware that he had anticipated one of the most important areas of the modern neuropsychological research. चले तो गए ये, बट एक इनिशिएशन जो होता है इन्होंने शुरू करवाया। फिर उसके बाद पता लगाने की कोशिश करी बहुत सारे सर्जन्स ने कि ये जो है राइट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, लेफ्ट में ज्यादा क्यों है। अब ये हटाते हैं साइड में, उससे पहले हम सेरिब्रल डोमिनेंस की थ्योरी पढ़ते हैं। सेरिब्रल डोमिनेंस की थ्योरी जानने से पहले ये जान लो कि पहले जो हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन था वो कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। लोग बोलते थे कि लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो ज्यादा डोमिनेट इन नेचर है, ठीक है, ओवर द राइट हेमिस्फेयर। तो ये जो डोमिनेंसी है वो सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फेयर को कंसिडर करते हुए जा रहे थे जब तक हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन नहीं आया था। ऐसा क्यों हुआ? ये एक मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो साइंटिस्ट आए थे, सर्जन बोल लो, पॉल ब्रोका एंड कार्ल लिपमैन। आगे बढ़ते। तो ये जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ज्यादा डोमिनेंट है, तो इसलिए इसने क्या बोल दिया, लोगों ने क्या बोला कि लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या है, डोमिनेंट हेमिस्फेयर है, और राइट हेमिस्फेयर क्या है, हमारा माइनर हेमिस्फेयर है। तो डोमिनेंट हेमिस्फेयर और माइनर हेमिस्फेयर में इनको डिस्टिंक्ट कर दिया। दो बीमारी जान लो, डिसऑर्डर, एक है एफेसिया और एक एप्रैक्सिया। एफेसिया उस डिसऑर्डर को बोलते हैं जिसमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये डिसऑर्डर ब्रेन डिसऑर्डर ही है, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, स्पीच प्रॉब्लम होती है। एप्रैक्सिया वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज करने में दिक्कत होती है, चलने में, मूव करने में, ठीक है, जितने मसल्स मूव करने में, ये जितने भी प्रॉब्लम है ये डिसऑर्डर है। और ये कौन सा डिसऑर्डर है? एप्रैक्सिया, ब्रेन डिसऑर्डर ही है। कैसे होता है? इंजरी के थ्रू होता है, डिजीज के लेजन फॉर्मेशन हो जाता है। लेजन फॉर्मेशन पता है ना, वो चोट टाइप जो होता है, घाव जो हो जाता है उसको लेजन बोलते हैं। अभी डेवलपमेंट आया क्यों, ये मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि पॉल ब्रोका और ह्यूगा कार्ल लिपमैन जो थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ चीज। क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले पॉल ब्रोका का देख लो। ब्रोका से कुछ मैं याद आ रहा है, मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था ब्रोका, ब्रोकास एरिया। हाँ। हमारे ब्रेन में ब्रोकास एरिया सिचुएटेड होता है जो स्पीच कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही होता है। तो वही ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स थे, फ्रेंच फिजिशियन, एनाटमिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनके जो एफेजिया वाले जो पेशेंट्स थे उनमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि नीचे इनका जो ब्रोकाज एरिया अब जाके जो बोलते हैं, इंफीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो है डैमेज है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट आगे फ्रंटल लोब में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ थोड़ा ईयर्स के से थोड़ा आगे, वहां पे एक सिचुएटेड होता है। इसने पता लगाया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रोकास एरिया। देखा कि ये जो है इन लोग को बोलने में दिक्कत हो गई। ऐसे मैंने बता दिया कि वो लोग, वो पेशेंट्स जो बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो कौन सा एरिया इनका डैमेज था? ब्रोकाज एरिया। कहाँ पे सिचुएटेड था? लेफ्ट हेमिस्फीयर में। एक ही हो गया पॉल ब्रोका। फिर आ गया आपका लिपमैन। लिपमैन ने भी ऑब्जर्व किया अपने पेशेंट्स में, बट कौन से पेशेंट्स? ये वाला पेशेंट जो है वो एफेसिया है, बट लिपमैन ने जो ऑब्जर्व किया वो है एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया वाले पेशेंट में देखा उसने कि इसका भी जो है हेमिस्फीयर डैमेज है। एप्रैक्सिया वही, वो जो चलने में दिक्कत जिनको होती है, ठीक है, जो वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज नहीं कर पाते, वो वाले पेशेंट्स में भी लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है डैमेज्ड है। तो दोनों ने जब पता लगाया, ऑब्जर्व किया, तो कंक्लूजन क्या आया कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है, वो दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोलिंग लैंग्वेज एंड वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज। अब ये दो चीज मेजर एक्टिव वो हो गई, मेजर फंक्शंस हो गए। आपके लैंग्वेज में बहुत सारा आता है, आपके लैंग्वेज में आता है स्पीच, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये जितने भी है लैंग्वेज में आ गया। वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज जितने भी आपकी मूवमेंट है, ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट, आप भाग रहे हो, चल रहे हो, ठीक है,
जंप कर रहे हो, ये जितने भी है वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज में आ गई। ये सारे जो है क्या है, लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप क्या ही समझोगे कि लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या है, डोमिनेंट नेचर का है ना। तो इसलिए इन लोगों ने क्या बोला, इनके अकॉर्डिंग पॉल ब्रोका और लेटमैन के वजह से क्या बोला कि ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एक डोमिनेंट हेमिस्फेयर, इसलिए एक थ्योरी ओरिजिनेट हुई, थ्योरी ऑफ सेरिब्रल डोमिनेंस। इतना क्लियर है सबको? हाँ थ्योरी जी। ऑफ सेरिब्रल डोमिनेंस कंप्लीट हो गया है, समझ में आ रहा है? अब ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या क्या काम करता है हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले इन्होंने पिनेल्स एंड ब्रांड्स ने एक स्टेटमेंट दी थी that the specialization or lateralization of function is statistical rather than absolute. इसका मतलब ये हुआ कि there is a difference in relative function, मतलब डिफरेंस का मतलब नॉट डिफरेंट, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक कोई बड़ा छोटा आपस में माइनस हो रहा है। तो इसमें भी यही बोल रहा है कि एक हेमिस्फेयर जो है वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है कंपैरेटिवली टू द अदर हेमिस्फेयर। तो ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हो गया, इसलिए इसने ये स्टेटमेंट दी थी लिटरलाइजेशन ऑफ फंक्शन इज स्टैटिस्टिकल rather देन एब्सोल्यूट। अब ये पूरा टेबल है जिसमें बता रहा है पूरे 7 मेजर लिए, ठीक है। विजन, ऑडिशन ऑडिशन टच, मूवमेंट, मेमोरी, लैंग्वेज एंड स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी समथिंग इज रिलेटेड टू स्पेस। आप डायरेक्शन दे दो, लोकेशन दे दो, डिस्टेंस दे दो, या फिर आप कोई स्पेस स्पेस में आप स्पेस में देख रहे हो तो उसमें आप स्टार्स के ज्योमेट्रिकल पैटर्न फॉर्म कर रहे हो, ये जितनी भी एबिलिटीज है आपकी वो स्पेशल एबिलिटी में आ गई। तो विजन में देखो लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या किस चीज के लिए डोमिनेंट है, वो वर्ड्स और लेटर्स के लिए डोमिनेंट है। पहले लेफ्ट हेमिस्फेयर पढ़ लेते हैं, फिर राइट, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ऑडिशन में हमारा लैंग्वेज साउंड, लैंग्वेज वाला, और राइट में हमारा नॉन लैंग्वेज साउंड। टच में कुछ नहीं है हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर में। मूवमेंट में देखो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और एपिसाइलेटरल मूवमेंट। एपिसाइलेटरल मूवमेंट मैंने बता दिया, वो मूवमेंट जो हमारा एक ही साइड वाला हेमिस्फेयर जो है उसी साइड का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी, वर्बल मेमोरी, फाइंडिंग मीनिंग से इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो है मीनिंग जो फाइंड करते हैं ना हम लोग, वो सब भी काम किसका है, लेफ्ट हेमिस्फेयर का है। फिर आगे आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखो आपका स्पीच, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये जितना भी है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। स्पेशल एबिलिटी में कुछ नहीं है। अब चलो कंपेयर करते थोड़ा। वर्ड्स एंड लेटर्स लेफ्ट कर रहा है विजन में, उस बदले में क्या कर रहा है राइट हेमिस्फेयर, फेस को रिकॉग्नाइज करने में, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और इमोशनल एक्सप्रेशन में हाईलाइट किया इनको क्योंकि इन ये जो कुछ मेजर एग्जाम दिए हुए ये बाद में फिर डिटेल में है थोड़ा। इमोशनल एक्सप्रेशंस कंट्रोल करता है। ऑडिशन में लैंग्वेज करता है लेफ्ट वाला, बट ये नॉन लैंग्वेज म्यूजिक वाला पार्ट जो है हमारा राइट वाला करता है। मूवमेंट, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, एपिसाइलेक्टल मूवमेंट ये करता है। और ये जो स्पेशल पैटर्न स्पेस में जो पैटर्न क्रिएट करता है ना, वो हमारा राइट वाला करता है। मेमोरी दोनों ही करता है, बट ये वाला वर्बल करता है, ये वाला नॉन वर्बल करता है। लैंग्वेज में भी आपका सारा काम लेफ्ट करेगा, बट इमोशनल कंटेंट, दोनों ही इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इमोशनल कंटेंट, जो भी इमोशनल वाला पार्ट है वो आपका राइट करेगा। स्पेशल एबिलिटी सिर्फ राइट कर रहा है। मेंटल रोटेशन ऑफ शेप्स, ज्योमेट्री, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो। लैंग्वेज डोमिनेंस, epileptical movement, spatial ability, emotional ability, musical ability and difference in memory। ठीक है, ये 6 है, इसी में से टेबल में से निकाला है डिटेल फॉर्म में। हमें पता है लैंग्वेज की डोमिनेंस कौन कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर करता है। The left hemisphere is considered for the language dominance, as Paul Broca mentioned in his work about the correlation between the left hemisphere and aphasia, so they're suggesting a dominance of left hemisphere over the right hemisphere in language ability। ये पढ़ा चुकी हूँ। पॉल ब्रोका के थ्रू ही जो है हमें लेफ्ट हेमिस्फेयर की के बारे में पता चला कि दे कंट्रोल द लैंग्वेज पार्ट, डोमिनेंसी शो करता है।
कैसे? बाय ट्रीटिंग या बाय ऑब्जर्विंग द पेशेंट। कौन से पेशेंट? एफेसिया वाले पेशेंट। एब्सिलेटरल मूवमेंट ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रालेटरल के, सेम साइड को कंट्रोल करता है। तो हालैंड और हैरिंगटन ने क्या दे बोला, इन्होंने ऑब्जर्व किया एफएमआरआई रिपोर्ट में कि ये जो कॉग्निटिव मूवमेंट है, साथ साथ जो हम जो हैंड मूवमेंट हमारी जो होती है, राइट हैंड को कौन करता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर। बट राइट हैंड के साथ साथ जो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला जो कॉन्ट्रालेटरल जो एक्टिवेशन हुआ है, उसके साथ साथ हमारा आइप्सिलेटरल एक्टिवेशन भी होता है। तो आइप्सिलेटरल जो है सबसे ज्यादा लेफ्ट हेमिस्फीयर में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है आइप्सिलेटरल हेमिस्फीयर एक्टिवेशन वाज फाउंड टू बी ग्रेटर इन लेफ्ट हेमिस्फीयर इन कंपैरिजन टू राइट हेमिस्फीयर। स्पेशल एबिलिटी हमारा राइट वाला है, उसे याद कर लेना प्लीज। टेबल को याद करोगे तभी दिमाग में आएगा। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। कौन बोला था? लेवी ने बोला था। अगर हमारे राइट हेमिस्फीयर को में कोई डैमेज, इंजरी, हेड इंजरी या कुछ भी हो जाए, ठीक है, जिसमें हमारा राइट वाले में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, लीजन फॉर्म हो जाए, तो डिसऑर्डर होता है इन द स्पेशल परसेप्शन। आपके डायरेक्शन, ज्योमेट्री और डिस्टेंस आप नहीं पता लगा पाओगे अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो। Emotional ability, right hemisphere is better in decoding the emotional cues than the left hemisphere. सबसे अच्छा हमारा इमोशनल कौन कराता है, मतलब डिटेक्ट करता है? राइट हेमिस्फीयर करता है। सिर्फ और सिर्फ राइट हेमिस्फीयर करता है। वही हमारे जितने भी गेस्चर्स हो गए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, ये जितने भी है, ये सब जो है हमारा राइट हेमिस्फीयर ही डिकोड करके देता है। कौन पता लगाया था? एडकॉफ ने पता लगाया था। देखो एडकॉफ ने और भी क्या बोला कि found that the people with left hemisphere lesion were more accurate in reading the gesture facial expression। मैं ऐसे ही बता देती हूँ। देखो इसने देखा कि प्रॉब्लम आई तो राइट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम तो आई, सॉरी लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम आई, लेफ्ट हेमिस्फीयर में लेजन क्रिएट हुआ। तो उसने देखा कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो वर्क नहीं कर रहा है, उनका ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो वो ज्यादा जो है आराम से इमोशनल एक्सप्रेशंस को आराम से डिटेक्ट कर पा रहे। क्यों कर पा रहे? क्योंकि उनका राइट वाला जो हेमिस्फीयर वो ज्यादा काम कर रहा है। काम करने की वजह से वो ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए लोगों के, या फिर झूठ भी जो पकड़ाया जाता है ना, वो तक जो है वो आराम से डिटेक्ट कर पा रहे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर या फिर राइट हेमिस्फीयर दोनों में से कोई एक डैमेज होता है, तो जो प्रोमिनेंट पार्ट जो हो जाता, जो फंक्शन होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है काफी ज्यादा। चाहे आपका लेफ्ट वाला है, अगर राइट डैमेज हुआ है तो लेफ्ट वाले का फंक्शन जो काफी प्रोमिनेंट हो जाएगा, या फिर लेफ्ट डैमेज हुआ है तो राइट वाले का फंक्शन कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा ज्यादा। समझ आई ये? बट हाँ। प्रॉब्लम, हाँ बट ये प्रॉब्लम एक और है, अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर सच्ची में खराब हो जाता है हमारा, तो वो इंसान जिनका लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम है, वो कुछ ज्यादा ही जो एक्सप्रेशंस इमोशनल वाले कंटेंट में ही जिएगा, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ज्यादा अगर वो फीलिंग्स को अगर वो लेते रहेंगे तो उनकी तो नॉर्मल लाइफ हो ही नहीं सकती, है ना? तो प्रॉब्लम डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है, दोनों है। म्यूजिकल एबिलिटी हमारा राइट हेमिस्फीयर करता है, और डिफरेंस इन मेमोरी में मैंने बता दिया। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा वर्बल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट हेमिस्फीयर हमारा नॉन वर्बल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आ गया हमारा कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का अच्छा खासा है। हम कॉर्पस कैलोसम को यहाँ कट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक कैट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट करेंगे। कॉर्पस कैलोसम मैंने बता दिया, दो हेमिस्फीयर के बीच में सबसे मेन प्राइमरी बेसिक पार्ट है जो जोड़ता है हमें लेफ्ट हेमिस्फीयर टू राइट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर टू लेफ्ट, जो इन्फॉर्मेशन भी कैरी करता है। देखो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। अगर आप इस तरफ टर्न करोगे राइट साइड में, तो आपका जो डायग्राम क्रिएट होके आएगा वो लेफ्ट हेमिस्फीयर का आएगा। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया है तो ये डायग्राम क्रिएट होके आया है। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करते तो डिफरेंट डायग्राम क्रिएट होके आता। ठीक है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये वाला पार्ट, रुक जाओ, ये वाला पार्ट जितना भी है आपका,
ये आपका कॉर्पस कैलोसम है। और भी चैनल्स बताए थे जिन्हें थोड़े-थोड़े लिखे इसमें एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर, हिप्पोकैम्पल कमीशर और भी है जितने छोटे-छोटे आपको लोब्स दिख रहे हैं। आज साहिल ने बताया था कि ये वाला इस वाले एरिया के आस-पास ही इस वाले एरिया आपके आस-पास हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर बताया, फंक्शन बताया। तो यही इसी के नीचे जो हाइपोथैलेमस होता है, इसके ऊपर जो है कॉर्पस कैलोसम होता है। कॉर्पस कैलोसम जो है बेस क्रिएट करता है, बस। कॉर्पस कैलोसम में 200 मिलियन एक्सॉन्स होते हैं। अब देखो, हमने कॉर्पस कैलोसम को काटा। काटने को हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट ब्रेन। लोग पहले क्या समझते थे कि कॉर्पस कैलोसम जो है बड़ा है तो उसका फंक्शन भी जो है काफ़ी वास्ट होगा, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा वो भी। पहले ऐसे लोग सोचते थे बिफोर 1950 बट फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? मेयर्स एंड स्पेरीज ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल ग्रुप एंड की एक्सपेरिमेंट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप एंड की एक्सपेरिमेंट ग्रुप क्या होता है? देखो, कंट्रोल ग्रुप उन ग्रुप को बोलते हैं जिनमें वेरिएबिलिटी नहीं दिखती। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उनको बोलते हैं जिनमें वेरिएबिलिटी दिखती है। इसका मतलब ऐसे ले लो कि जैसे आपने एकेडमिक के ऊपर कोई एकेडमिक से रिलेटेड आपको कोई टेस्ट करना है, तो आपने एक तरफ बच्चे उठाए, एकेडमिक के ही 4-5 बच्चे उठाए, है ना? तो वो क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। आपको पता है आपने एकेडमिक के बच्चे उठाए तो रिजल्ट क्या आएगा? वही ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि आप एकेडमिक से रिलेटेड ही पूछोगे, तो वो आंसर जो है ईज़िली दे देंगे। तो 4-5 ही बच्चे उठाए बट आपने बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रीट से उठा लिए। क्यों उठाए? क्योंकि आपको पता है कि वो एकेडमिक वाले बच्चे नहीं है, नॉन एकेडमिक वाले बच्चे, तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। तो वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। कंट्रोल ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं होते। समझ आई? आप उसमें से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में से अगर आप पूछोगे कुछ जो भी आपको टेस्ट पूछना है एकेडमिक से रिलेटेड, तो 50% या 40% जो है आंसर पॉजिटिव देंगे, जिसमें से 30 बीच-बीच का देंगे, बाकी जितना भी है रॉन्ग देंगे। तो वेरिएबिलिटी आ रही है ना रिजल्ट्स में, बट कंट्रोल ग्रुप में वेरिएबिलिटी इतना नहीं आता। तो यही चीज़ है। तो इसने ये जो मेयर्स और स्पेरीज़ ने एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर किया? कैट के ऊपर किया इन 1953। इन्होंने ग्रुप्स लिए 4 ग्रुप्स कैट्स के बहुत सारे कैट्स के अलग-अलग चैम्बर्स में रखे। उस चैम्बर्स को इसने बोला है दी लेबर प्रेस पैटर्न डिस्क्रिमिनेशन टास्क वाले चैम्बर जो होता है, उस वाले चैम्बर में रखा जिसमें ये कैट जो है एक चैम्बर में रहती है बट वो अपने पॉज़ से बाहर की तरफ वो लिवर को प्रेस करती है। उनको सिखाया जाता है कुछ पैटर्न या कुछ अल्फ़ाबेटिकल वाले जो पैटर्न्स होते हैं वो सिखाते और वो लर्न करते हैं। जो लर्न कर पा रहे हैं उसका हम देखेंगे और जो लर्न नहीं कर पा रहे उसका हम देखेंगे इसमें। तो 4 तरीके के कैट्स लिए। एक वो कैट्स जिनका कॉर्पस कैलोसम खराब है, कंट्रोल में वो भी। कंट्रोल मतलब समझ में आ रहा है ना कि कॉर्पस कैलोसम खराब होने के बाद भी वो जो है एक तरीके से सीखे हुए हैं मतलब एडैप्टिव है। और एक वो कैट जिनका ऑप्टिक चाइज़्म खराब है और एक वो कैट जिनके दोनों ही जो है खराब है बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में से उठाए हैं उन्होंने रैंडम। और वो वाले कैट जिनका सब कुछ ठीक है, मतलब कुछ डैमेज नहीं हुआ। चलो करते हैं। ये तो बताया था एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम ऑप्टिक चैनल आर द ओनली 2 रूट्स जिसमें से आपका विजुअल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो आप यहाँ पे एक्चुअली में विजुअल इन्फॉर्मेशन वाला ही पार्ट जो है कर रहे हो यहाँ पे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और आपका राइट हेमिस्फीयर के बारे में पता लगाना है। पहले 2 फेज़ में इसने किए। पहला फेज़ क्या था कि ऑल द कैट्स वर ट्रेन्ड फॉर अ लेबर प्रेस पैटर्न डिस्क्रिमिनेशन टास्क विद अ पैच ऑन वन आई। एक आँख में, ठीक है, उसने पैच या कवर अप कर दिया किसी कॉटन से पैच लगा के, कवर अप करके उसको एक उसमें बॉक्स में रख दिया। उसमें उसने लिवर प्रेस कर के उसको कुछ टास्क दिया जिसमें इसने बहुत सारे कैट्स ने किया। अब किया, अब देखते क्या हुआ ऑब्जर्वेशन। जितने भी कैट्स हैं
इंक्लूडिंग द की एक्सपेरिमेंटल, मैंने यहाँ पे एक अलग से लिखा है यहाँ पे, इसलिए लिखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ये जितने भी है सब जो है सीख गए, जो भी टास्क टास्क मिला था वो सब सीख गए। तो कंक्लूजन क्या मिला कि सिंगल हेमिस्फीयर कैन आल्सो लर्न एनी टास्क इंडिपेंडेंटली, कि वो लोग सीख तो गए। एक अगर पैच अगर बंद किया हुआ है किसी का, जिनका कॉर्पस कैलोसम खराब है, जिनका वो वाला खराब है, ऑप्टिक चाइल्ड खराब है, और जिनका खराब है बट एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ग्रुप में से उठा के रखा है, सब जो है सीख चुके हैं। अब ये जब हट गया है, ये सब हट गया है, तो एक जगह से दूसरी जगह तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपको क्या पता चला कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में से अगर के लिए हमने राइट वाले आई में पैच लगाया है और वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम कर रहा है, तो वो उसने बहुत जल्दी सीख लिया। या फिर आपका राइट वाले में लेफ्ट वाले आई में पैच लगाया है, तो आपका राइट हेमिस्फीयर ने देखा, ठीक है, तो उसमें भी उसने टास्क जो भी दिया वो सीख लिया। तो सारा जो है सारा पॉजिटिव आया। बट फेज 2 में देखो, आपने क्या किया, पैच हटा दिया, पैच हटा के दूसरे वाले में, उसी को हटा के दूसरे वाले में लगा दिया। द पैच वाज स्विच्ड टू कैट्स अदर आई एंड वर अगेन गिवन द सेम डिस्क्रिमिनेशन टास्क टू परफॉर्म। पहले करवा कर फिर दोबारा से करवाया दूसरे में पैच लगा के, तो देखा कि सबने कर लिया यही टास्क, जो भी टास्क दिया था, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले कैट्स को छोड़ के। इनकी तो हालत ही बहुत बुरी हो गई थी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले की। इनके साथ क्या हुआ था, ये तो भूल ही गए थे, जो भी टास्क था इनके साथ हुआ ही नहीं था, साथ ही साथ जो पहले का भी जो टास्क था वो भी भूल गए थे, तो इनको दोबारा से करवाना पड़ा था। तो इससे क्या पता चला हमें, कोई बता सकता है? देखो क्या पता चला, that the role of corpus callosum is to transmit the information from one hemisphere to another। जब corpus callosum ही नहीं है, optic chiasm ही नहीं है, तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। आपने एक आंख से में पट्टी लगाई, फिर दूसरे आंख में पट्टी लगाई, कुछ ने कर लिया बट एक्सपेरिमेंटल वाले ने नहीं किया, तो आपको क्या पता चला कि ट्रांसफर ही नहीं हो रहा ना इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या पता चला कि अगर कॉर्पस कैलोसम हटा भी देते, so each hemisphere can work independently as if they are carrying two separate brains in one skull। हटा भी दिया तो अलग अलग जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे वर्किंग के लिए, वो अलग अलग काम करेंगे। अलग अलग ऑब्वियसली काम इसलिए करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर ट्रांसफर ही नहीं हो रही है। तो ये इनका फाइनल कंक्लूजन है। किसी को कोई डाउट? मैं पढ़ा रही हूँ ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, किसी सबको समझ में आ गया? नहीं आया? आया नहीं आया? बोल दो कोई यार। डाउट है किसी को? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हमने ह्यूमन में अब एक्सपेरिमेंट करा, स्प्लिट ब्रेन इन ह्यूमंस, ठीक है। स्प्लिट ब्रेन इन ह्यूमंस हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट ब्रेन पर्सन बोलते हैं या स्प्लिट ब्रेन पेशेंट बोलते हैं? कैसे बोलते हैं देखो, अगर कोई कट कर रहा है वहां पे, कॉर्पस कैलोसम को कट करके उसका अच्छे से ऑपरेशन कर रहा है, उस वाले पेशेंट को हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट ब्रेन पेशेंट बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे, ये वॉगल एंड बॉगन ने बोला, एक कंडक्ट कराया कमिशरोटॉमी, कमिशरोटॉमी वही कमिशर को क्या कट कर देना, टॉमी इज द ऑपरेशन, ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन इन एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को। एपिलेप्सी वही जो दौरे पड़ते हैं, अनकॉन्शियसनेस आ जा, मतलब कॉन्शियसनेस खत्म कर देते हैं कुछ सेकंड के लिए, वो वाले पेशेंट। द ऑपरेशन ऑफ कटिंग थ्रू अ बैंड ऑफ मसल्स और द नर्व फाइबर्स, ठीक है। पीपल हु हैव अंडरगोन सच सर्जरी आर नोन एज द स्प्लिट ब्रेन पीपल। एक्सपेरिमेंट कराया, किसने करवाया? बताया तो ये स्प्लिट ब्रेन पीपल कौन होते हैं, वो वॉगेल एंड बॉगन ने बताया, बट एक्सपेरिमेंट कौन कराया? स्पेरी एंड गार्डनेगा ने कराया। दोनों ने कराया ह्यूमन का। ह्यूमन का क्या किया, अब उसने ह्यूमन का ब्रेन खोला, कट किया,
This experiment's methodology was similar to Sperry's experiment on laboratory cats. सेम ही था जैसे स्पेरीज का पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था कैट के ऊपर, वैसे ही था, बस देखो थोड़ा सा ही मेथड जो था वो सेम था। क्या किया वो देखो, पहला क्या किया उसने, split brain patients were asked to fix their gaze at center of display screen. आपको पता है वो पेशेंट है जिनके पास कॉर्पस कैलोसम नहीं है, वो वाले पेशेंट्स से हम के लिए हम बात कर रहे हैं इसमें। उनको क्या बोलेंगे, सामने एक स्क्रीन होगा, सामने होगा स्क्रीन, या फिर आपके लेफ्ट वाले साइड में होगा या फिर आपके राइट वाले साइड में होगा, ठीक है। या फिर आपको बोलेंगे एक सेंटर है सामने, उसमें स्क्रीन के सेंटर में फोकस करो, और साइड में एक और स्क्रीन दिया जाएगा, दोनों साइड में, लेफ्ट में या तो राइट में। तो वही बोल रहा है। तो जब दिया तो एक छोटा सा स्टिमुलस दिया जाता है लेफ्ट में या राइट में, ये स्टेप 1 हो गया। फिर बोलते हैं कि आपको क्या दिखा। अगर सपोज आपने राइट आई से देखा, राइट आई से देखा तो आपको कौन सा वाला हेमिस्फीयर काम करेगा, जल्दी बोलो। कॉन्ट्रालेटरल फंक्शन करता है हमारा ब्रेन हेमिस्फीयर, बताओ। अगर राइट आई से हमने देखा तो कौन सा वाला हेमिस्फीयर काम करेगा? लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर। हाँ, लेफ्ट हेमिस्फीयर। सपोज मैंने बोर्ड में एक स्पून बना लिखा हुआ है या बनाया हुआ है, या फिर मैंने हाथ में उसके दिया, राइट वाले हाथ में स्पून, ठीक है, फील करने के लिए, फिर अचानक से हटा लिया। अब मैंने बोला कि क्या है, क्या था, तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? लेफ्ट हेमिस्फीयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, कुछ दिख रहा है, वर्ड, लेटर या ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो आराम से रिकॉग्नाइज कर लेगा, बोलेगा हाँ स्पून है, ठीक है। या फिर टच करेगा तो वो पता लगा लेगा हाँ स्पून है। या फिर कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसको छानने को बोलेंगे कि पता लगाओ क्या दिया था, तो वो स्पून निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वर्क कर रहा है राइट के लिए अलग से। बट अब हमने क्या किया, राइट वाले की तरफ नहीं रखा बोर्ड, अब हमने लेफ्ट वाले की तरफ रखा, लेफ्ट विजन की तरफ। लेफ्ट विजन में भी हमने सेम प्रोसेस किया, स्पून दिया, ठीक है, या फिर हाथ में दिया या फिर बनाया, और बोला कि क्या फील हुआ या बताओ क्या दिया। तो कौन सा वर्क करेगा ब्रेन? लेफ्ट आई से हम देख रहे हैं, लेफ्ट विजन है, तो कौन सा ब्रेन वर्क करेगा? राइट विजन, सॉरी राइट हेमिस्फीयर, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुई, उसको पता ही नहीं लगेगा बेचारे को कि इस वाले लेफ्ट वाले आईज के तरफ क्या दिया। तो या तो ये बोलेगा कि तुमने मुझे कुछ दिखाया ही नहीं, या फिर बोलेगा कि मैंने कुछ फील ही नहीं, मतलब हाथ में कुछ रखा ही नहीं, ठीक है। और जब उसको बोलेंगे बहुत से में वो ढूंढ के दिखाओ, तो वो गलत ढूंढ के दिखाएगा। तो ये पूरे में यही है, ये जो एक्सपेरिमेंट है स्पेरियन का, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, यही है, बस पता लगाने के लिए सेम ब्रेन का ह्यूमन में कैट पता लगा है, इसमें ह्यूमन में पता लगा है कि लेफ्ट और राइट इंडिपेंडेंटली काम करता है, और कॉर्पस कैलोसम ही जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। नहीं करेगा तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ठीक है। तो सेकंड क्या है फंक्शन, सेकंड प्रोसीजर क्या था, सम फाइन टेक्चुअल और मोटर एक्टिविटीज वर गिवन टू परफॉर्म बाय ईच हैंड अंडर अ लेज, बता दिया मैंने। तो कंक्लूजन क्या आया, just like laboratory animals, split brain patients also have two independent hemispheres having their own consciousness, capability, memories. बट जैसे लेबोरेटरी वाली कैट्स क्या कर रही थी, दोनों में, एक में पट्टी लगाई दूसरे में पट्टी लगाई, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे ने टास्क कर लिया था। बट इसमें क्या है, ह्यूमन में एक राइट वाले विजन में दिखाया, ठीक है, तो बता दिया, लेफ्ट वाले में विजन दिखाया तो नहीं बता पाया। तो वही बोल रहा है, contrary to the hemisphere of the laboratory animals, hemisphere of split brain patients are not equal in their abilities. नहीं बता पा रहे थे, कुछ cues दे रहे थे। चलो थोड़ा सा अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, रॉगर्स स्पेरी के बारे में, नोबेल प्राइज मिला था। रॉगर्स स्पेरी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, देखो मैं ऐसे बता देती हूँ, उनको नोबेल प्राइज मिला था, किसने मिला था, सेरेब्रल डोमिनेंस से मिला था,
दोनों ने, स्पेरी और माइकल गाज़निगा ने, दोनों ने स्प्लिट ब्रेन वाले पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और इंफॉर्मेशन पता लगाया था ऑर्गेनाइज करके कि क्या चीज़ के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ के लिए नहीं। ये तो पता है तुम लोगों को। नेक्स्ट we will discuss those videos on the basis of which conclude। देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम वही छोटे छोटे एग्जांपल्स कैसे कैसे एविडेंस के थ्रू जो है कंडक्ट कराया था वो एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने फर्स्ट वाला बता दिया कि एक तरफ उसको दिखाया स्पून, है ना, और पूछा, राइट वाले की तरफ दिखाया और फिर पूछा तो उसने बता दिया, लेफ्ट वाले की तरफ दिखाया फिर पूछा तो उसने बहाने बनाए, क्या पेशेंट क्लेम करेगा दैट नथिंग appeared on the screen or patient could not pick out the correct object kept under the ledge from their left hand, और या फिर ये बोलेगा पेशेंट क्लेम their unawareness about any object that has been placed in their left hand। इन तीनों में से कुछ एक बोलेगा या फिर तीनों में बोलेगा। जब पूछा जाएगा बारी बारी से, कहेगा कि कुछ आया ही नहीं स्क्रीन में, या फिर बोलेगा कि आपने कुछ हाथ में रखा ही नहीं, या फिर बोलेगा कि उस ऑब्जेक्ट में से ढूंढ के दिखाओ, तो वो ढूंढ नहीं पाएगा। फिर उसके बाद उसने एक और एविडेंस दिया जिसको हम बोलते हैं क्रॉस क्यूइंग। बहुत अच्छा है, इसमें इसने बताया, देखो मैं दिखाती हूँ हाईलाइट करके। गाज़निगा और स्पेरी ने बताया कि ये जो है न्यूरल रूट या एक्सटर्नल रूट के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पस कैलोसम है नहीं, तो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी। तो इसने दे बोला गाज़निगा और स्पेरी ने कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर जो है एक्सटर्नल वे में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? आपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से टच किया तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, ठीक है, या फिर आपने राइट लेग को लेफ्ट लेग से टच किया तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, रादर देन दी आपने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर से इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर कर रहे, बट किससे कर रहे हो आप? एक्सटर्नल वे से कर रहे हो। तो इसमें इस वाले प्रोसेस को, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस क्यूइंग। ठीक है, समझ आ गई है? क्रॉस क्यूइंग पता चल गई? किसी किसी को डाउट तो नहीं? बस इसमें यही है कि आप अपने हाथ से टच करके आपने जो फीलिंग्स है, जो भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स है, आप एक्सटर्नल वे के थ्रू आपने जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है वो ट्रांसफर हो जाती है। लाइक वैसा वाला इन्फॉर्मेशन नहीं, वैसा बिहेवियरल टाइप में, ठीक है, ऐसे टाइप में आपको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको आप क्रॉस क्यूइंग बोलते हो। ठीक है, डाउट है इतना? किसी को डाउट है? भाई लगता है अच्छी क्लास बोरिंग है। एक मिनट। जेड लेंस फॉर द स्प्लिट ब्रेन पेशेंट। अब स्प्लिट जेड लेंस जो है, क्योंकि स्प्लिट ब्रेन पेशेंट के पास कॉर्पस कैलोसम, जैसे हम विजुअल आईज के थ्रू जो फोक देखते हैं ऐसा नहीं होता। जेड लेंस, जेड लेंस बस वही पर्टिकुलर चीज को फोकस करवाता है जो उसको जिस हेमिस्फीयर के लिए उसको देखना होता है। तो ये किसने फाउंड किया था? जेडल ने फाउंड किया था इन 1975। डेवलप द जेड लेंस। इट इज अ कॉन्टेक्ट लेंस दैट इज ओपेक ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। The Z lens limit the visual input to one hemisphere of the split brain patient while they scan complex visual material for the instance page of a book। समझ आ रही है इतनी? मतलब ये एक ही पर्टिकुलर अगर आपको राइट की तरफ का है तो लेफ्ट की तरफ का जो है ओपेक कर देगा, अगर आपको लेफ्ट की तरफ का देखना है तो राइट की तरफ का ओपेक कर देगा। तो ये क्या है, इसके जैसे आप क्या करते हो, आप सिर्फ पर्टिकुलर हेमिस्फेयर के लिए ही जो है आप उसमें फोकस कर पाते हो। तो ये जेड लेंस क्रिएट किसने किया? जेडल ने किया। अच्छा जरा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, क्या अगर कॉर्पस कैलोसम बाय बर्थ ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर कॉर्पस कैलोसम हटा दिया जाए तो क्या होगा? कोई और पार्ट उसको कंपनसेट करेगा।
बाय बर्थ अगर हटा दिया जाए तो है ही नहीं तो कोई और दूसरा ब्रेन पार्ट उसको कंपनसेट कर लेगा, मे भी थोड़ा बहुत काम कर दे। हाँ, और डिफरेंट कमीजर्स जो है इंटीरियर कमीजर बाकी पोस्टीरियर कमीजर वो भी क्या करेंगे कॉर्पस कैलोसम की जगह फंक्शन करेंगे, ठीक है, ज्यादा फंक्शन करेंगे। पहले जितना भी फंक्शन करते होंगे एंटीरियर पोस्टीरियर जितने भी कमीजर है उससे ज्यादा फंक्शन करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत छोटा सा मेथड्स टू स्टडी द ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजेशन। सबसे पहले सोडियम अमाइटल टेस्ट है, दूसरा नाम है इसका है वाटर टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं इंट्राकैरोटिड सोडियम एम्बोबार्बिटल प्रोसीजर ISAF। यहाँ पे आ गया आपका कैरोटिड। कैरोटिड क्या होता है, एक छोटा ब्रेन होता है, सॉरी हार्ट होता है, हार्ट में आपका वेसल्स निकल रही होती है जिसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा से फिर उसके बाद कहाँ जाता है आपका, वो आयोटा से मेन ब्रांच जाती है ऊपर नेक रीजन के थ्रू, ठीक है, ऐसे आयोटा से मेन ब्रांच निकलती है नेक रीजन के थ्रू। वो जो आर्टरी है उसको हम क्या बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, उस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें क्या होता है, आपको जो भी हेमिस्फेयर में कुछ देर के लिए एक्टिविटी को रुकवानी है, सस्पेंड करानी है, तो आप उस एरिया के लिए आप जहाँ पे भी आपको कैरोटिड आर्टरी में इंजेक्ट करना होता है, क्या इंजेक्ट करना होता है, सोडियम अमाइड, एक मिनट रुको इरेज कर देती हूँ। क्या इंजेक्ट करना होता है, सोडियम अमाइटल इंजेक्ट करना होता है या फिर सोडियम एम्बोबार्बिटल, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आपका जो हेमिस्फीयर है जिसके लिए भी आपको पता लगाना है वो वाला पार्ट जो है उसकी एक्टिविटी जो है सस्पेंड हो जाएगी। जब सस्पेंड हो जाएगी तो आप उसमें बहुत तरीके के टेस्ट करोगे, उसको सस्पेंड करके बाकी जितने भी हेमिस्फीयर का वर्क जो भी वर्क कर रहा है उससे आप काम लोगे कि ये वाला वर्क जो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट वाला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर राइट वाले को आपने सस्पेंड कर दिया या फिर आपने लेफ्ट वाले को सस्पेंड किया तो आपको पता चलेगा राइट वाला जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप सोडियम अमाइटल टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायकोटिक लिसनिंग टेस्ट, ये फर्स्ट यूनिट में भी था। डायकोटिक लिसनिंग टेस्ट में आप ये किमूरा वाला देख लो। डायकोटिक लिसनिंग टेस्ट सबसे पहले तो आया क्यों था, वो सेलेक्टिव अटेंशन के लिए आया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप ईयरफोन लगा लो, ठीक है, ईयरफोन लगा लो या हेडफोन लगा लो, ठीक है, या फिर एक तरफ से बुलवाओ किसी को राइट वाले तरफ से या फिर लेफ्ट वाले तरफ से, तो ज्यादा अगर राइट वाले तरफ से आपने कोई नंबर कोई बोल रहा है और लेफ्ट वाले तरफ से भी नंबर बोल रहा है, तो जो इंसान है जिस चीज के लिए वो ज्यादा मतलब सेलेक्टिव है, राइट के लिए सेलेक्टिव है या फिर लेफ्ट के लिए सेलेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर्स लिखेगा, दोनों साथ में नहीं लिख सकता। अगर वो राइट से सुन रहा है तो उसका मतलब उसका लेफ्ट वाला जो हेमिस्फेयर है वो ज्यादा मतलब वो जो है वो हियरिंग का काम ज्यादा करता है। बट अगर आप लेफ्ट से सुन रहे हो तो आपका जो राइट वाला हेमिस्फेयर है वो ज्यादा हियरिंग अच्छे से सुन पा रहा है, ठीक है, मतलब फोकस कर पा रहा है। तो डायकोटिक लिसनिंग टेस्ट में पहले सेलेक्टिव अटेंशन था, बट फिर बाद में किमुरा ने फिर बताया कि सेलेक्टिव अटेंशन के साथ साथ हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन भी है, ठीक है, इसके बारे में बताया। हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन वही आपने इसी का डिजिट का एग्जांपल लेके ही पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो जा रहा है, अगर राइट वाला जो सुन रहा है राइट ईयर से, तो लेफ्ट वाले अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो लेफ्ट वाला का ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो उसी को हम क्या बोले हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन। डायकोटिक लिसनिंग टेस्ट में यही होता है। फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग, ये भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, अलग अलग ब्रेन इमेजिंग होती है, ठीक है, MRI FMRI CT स्कैन पेट स्कैन, अच्छा है, EEG MEG, ठीक है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी, ठीक है, और मैग्नेटो एंसेफेलोग्राफी एक होता है मायो वाला। ये जितने भी है इसके थ्रू भी क्या करते हैं, ब्रेन इमेजिंग के थ्रू आपका हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन के बारे में पता चलता है। एक डिफ्यूजन वाला भी था, डिफ्यूजन का क्या था, DTI वाले में भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है किस फंक्शन के लिए। ये मैं फर्स्ट यूनिट में बता चुकी हूँ। क्या चैप्टर खत्म, किसी को कोई डाउट?